आज हम लोग क्लास 12 के बच्चों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिमांड को देख रहे हैं। डिमांड जिसको कि हिंदी में हम लोग मांग कहते हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई के बच्चों के लिए क्लास 11 का बन चुका है और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये क्लास 12 का टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे क्लास 11th 12 बीकॉम सीएसएस किसी भी क्लास में जाओगे इस टॉपिक को पढ़ना ही होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिमांड क्या होता है। डिमांड को देखने से पहले 3 वर्ड्स आपको देखना। एक आपका वर्ड्स है वांट्स, एक आपका है डिजायर और एक होता है डिमांड। हिंदी में अगर बात करें तो एक हो गई इच्छा, एक हो गई आवश्यकता और एक हो गई मांग। ये 3 वर्ड्स डिमांड से पहले मैंने 3 चैप्टर का क्लास का वीडियो जो है हमने YouTube पे डाल चुका है ऑलरेडी। जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको पहले देख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं ये 3 वर्ड्स वांट्स, डिजायर और डिमांड, इच्छा, आवश्यकता एवं मांग। अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में ये तीनों वर्ड्स जो होते हैं इसको सिमिलर वर्ड्स मान लिया गया है। इसे सिमिलर वर्ड्स मान लिया गया। सिमिलर मतलब समान मान लिया गया कि ये तीनों का अर्थ जो होता है वो सेम होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स इन तीनों को अलग बताया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे इकोनॉमी में हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे इकोनॉमी में जो ह्यूमन का नेचर होता है वो अनलिमिटेड होता है। ह्यूमन का नेचर नहीं, कहने का मतलब उसकी वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, उसकी जो इच्छाएं होती है वो अनंत होती है। जबकि उसके वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो हमारे इकोनॉमी में अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो अपने लिमिटेड रिसोर्सेस से अपने सारे वांट्स को तो हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो दुनिया में जितनी भी वस्तु हैं जो आप लेना चाहते हो, जितनी भी इच्छाएं, जो भी आप सोचते हो, वो सभी के सभी आपकी इच्छाएं हैं। इच्छाएं पूरी नहीं हो जा सकती। जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप एक्सपेंस करने के लिए तैयार हो जाते हो, और आपको पता होना चाहिए हमारी आवश्यकता जो है, हमारी जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्स से हम अपने सारे वांट को पूरा तो कर नहीं सकते, अपने सारी इच्छा को पूरा कर नहीं सकते। उसमें से जिस इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम मनी को एक्सपेंस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो हमारी इच्छा, वो हमारी वांट्स हमारी बन जाती है डिजायर, यानी वो हमारी बन जाती है आवश्यकता। और जिस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप एक्सपेंस कर देते हो, ठीक है, जिस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप क्या कर देते हो, एक्सपेंस कर देते हो, उसको आप क्या कहते हो, वो आपकी बन जाती है डिमांड। तो दुनिया में जितने भी चीज तुम सोचो, जो भी तुम पाना चाहते हो, जो भी आपकी वांट्स है, वो सभी के सभी आपके वांट्स होते हैं। तो सभी वांट्स को तो आप फुलफिल कर नहीं सकते हो, सभी के लिए तुम एक्सपेंस करने के लिए रेडी हो नहीं सकते हो। जिस वांट्स को फुलफिल करने के लिए आप रेडी होते हो वो वांट्स आपका क्या बन जाता है, डिजायर बन जाता है। वो इच्छा क्या बन जाती है, आवश्यकता बन जाती है। अब आवश्यकता भी हमारी बहुत सारी है, सारी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं तुम कर सकते हो। तो जिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, जिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप क्या कर देते हो, एक्सपेंस करने के लिए रेडी हो जाते हो या एक्सपेंस कर देते हो, वो आपका कन्वर्ट क्या हो जाता है, डिमांड में हो जाता है। वो क्या हो जाती है, मांग में हो जाती है। तो यहां पर आपको ये समझना है कि ये तीनों वर्ड का मीनिंग अलग है। आइए तो अब हम देखते हैं डिमांड। डिमांड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मांग। डिमांड क्या होता है? डिमांड के बारे में लिखे हैं, द क्वांटिटी डिमांडेड is a particular amount the buyers are willing and able to buy at a given price during a given time, other things being equal। हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। अन्य बातें समान रहने पर कोई एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक
तथा योग्य होता है उसे मांगी गई मात्रा यानी डिमांड कहते हैं। अब समझिए, कहते हैं कि कोई भी बायर कौन होता है? जो सामान को खरीदता है, सेलर सामान को बेचता है। तो कहता है कि जब कोई भी बायर किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी कमोडिटीज के जितने क्वांटिटी को लेने के लिए एबल होता है, रेडी होता है, उस क्वांटिटी को क्वांटिटी डिमांड हम कहते हैं। सबसे पहले इस डिफिनीशन को समझने से पहले हम इसके एलिमेंट्स को समझते हैं। किसी भी गुड्स का जब आप डिमांड करते हो, किसी भी वस्तु की जब आप मांग करते हो, तो वस्तु की मांग करने के लिए उस समय उस बायर के अंदर 5 एलिमेंट्स अवेलेबल होनी चाहिए। अगर 5 एलिमेंट्स अवेलेबल है तभी वह किसी भी कमोडिटीज की डिमांड कर सकता है। सबसे पहला, डिजायर ऑफ ए गुड, वस्तु की इच्छा। आप किसी कमोडिटीज का डिमांड करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको किसी एक गुड का डिजायरनेस होना चाहिए। अगर कोई गुड ही नहीं है तो आप डिजायरनेस किसका दिखाओगे? आप डिजायरनेस तभी दिखाओगे, डिजायरनेस आप किस चीजों की दिखाओगे? किसी ना किसी वस्तु की दिखाओगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए? एक वस्तु होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हमें मैंगो चाहिए, हम कहते हैं कि हमें एक इकोनॉमिक्स की बुक चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे डिजायरनेस में एक क्या है? गुड्स है। दूसरा, सफिशिएंट रिसोर्सेज टू बाय द गुड्स, वस्तु क्रय के लिए पर्याप्त साधन। सिर्फ हमारे चाहने से गुड्स हमारे पास नहीं आ जाएगा। जिस गुड्स का हम डिजायरनेस करते हैं, जो गुड्स हम लेना चाहते हैं, उस गुड्स के लिए हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेस होना चाहिए, हमारे पास पर्याप्त साधन होना चाहिए, जिससे कि हम अपने डिजायरनेस को फुलफिल कर सकें। तीसरा, विलिंगनेस टू स्पेंड, साधन व्यय करने की तात्पर्यता, साधन व्यय करने की तात्पर्यता। अब आपको यह पता होनी चाहिए कि कोई कमोडिटीज आप ले रहे हो, आपके पास इनकम भी है, लेकिन अगर आपको स्पेंड खर्च करने का विलिंगनेस नहीं है तो आप किसी कमोडिटीज को नहीं खरीद सकते हो। जैसे तुम देखोगे, बचपन की बात याद अगर करोगे तो तुम्हें याद आएगी कि हर के बचपना में ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि आपके मित्र आपके साथ मार्केट जा रहे हैं, देखोगे कि तुम्हारे मित्र के पास पॉकेट में रुपया है, लेकिन अगर वो आइसक्रीम खाना चाहता है तो आइसक्रीम खाने की इच्छा भी है, एक गुड्स की उसके पास क्या है? डिजायरनेस भी है, सफिशिएंट उसके पास रिसोर्स भी है, यानी सफिशिएंट उसके पास संसाधन भी है, लेकिन विलिंगनेस टू स्पेंड नहीं है, उसके पास व्यय करने की तत्परता नहीं है। पॉकेट में रुपया रखा हुआ है लेकिन वो गुड्स को खरीद नहीं रहा, तो गुड्स क्या वो कंज्यूम कर पाएगा? क्या वो अपने डिजायरनेस को फुलफिल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। यानी गुड्स को अगर आप लेना चाहते हो तो आपके पास सफिशिएंट रिसोर्स तो होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसको स्पेंड करने का भी, उसको व्यय करने की भी आपके अंदर क्या होनी चाहिए? तत्परता होनी चाहिए। फोर्थ एलिमेंट, गिवन प्राइस। कोई भी वस्तु तभी ना आप लोगे जब उस कमोडिटीज का एक गिवन प्राइस आपको पता। आप मार्केट जाते हो, कोई भी सामान आप लेते हो, जब कोई सामान आप लेते हो तो सबसे पहले आप क्या पूछते हो कि भैया कैसे दे रहे हो? आप सबसे पहले उसकी प्राइस पूछते हो, आप उसकी डिमांड की बात भी बाद में करते हो। सबसे पहले आप क्या पूछते हो? उसका प्राइस। यानी जिस भी कमोडिटीज की हम बात कर रहे हैं उस कमोडिटीज का एक क्या होना चाहिए? गिवन प्राइस होनी चाहिए, उसकी एक क्या होनी चाहिए? निश्चित कीमत होनी चाहिए। और फिर गिवन टाइम पीरियड, एक निश्चित समयावधि। कोई भी कमोडिटीज का जो डिमांड आप करते हो या उस कमोडिटीज की जो डिजायरनेस होती है वो किसी निश्चित समय पे होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कि कोई गुड्स, जैसे मान लो अभी आप खाना खाने बैठे हो, अब आपको खाना खाने के साथ दही खाना है, ठीक है, या मान लो मिठाई खाना है। उस समय उस गुड्स के प्रति जो आपकी डिजायरनेस है, हो सकता है वो कल जब मॉर्निंग में आप खाना खाने बैठोगे उस समय उन चीजों की डिजायरनेस आपके पास नहीं हो। तो कोई भी गुड्स
आपके पास अवेलेबल एक निश्चित समय पे होनी चाहिए। तो आप क्या देखिए, जब कोई भी कंज्यूमर किसी भी गुड्स का डिमांड करता है तो उस कमोडिटीज के डिमांड करने इस वक्त उस बायर के पास 5 एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं और होनी चाहिए। पहला, डिजायर ऑफ ए गुड्स, किसी वस्तु की इच्छा। दूसरा, सफिशिएंट रिसोर्सेस। तीसरा, विलिंगनेस टू स्पेंड, यानी खर्च करने की तत्परता। फोर्थ, गिवन प्राइस, एक निश्चित कीमत। और फिफ्थ, आपके पास क्या है, गिवन टाइम पीरियड, एक निश्चित समय अवधि। ये 5 एलिमेंट्स जब आपके अंदर मौजूद होते हैं तो उस सिचुएशन में एक निश्चित कीमत पर कोई भी वस्तु, कोई भी कंज्यूमर, कोई भी बायर किसी भी गुड्स को जितना लेने के लिए एबल होता है, उस कमोडिटीज को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। जैसे मान लो कोई एक्स गुड्स है, इसका प्राइस है 10, हम इसके 10 प्राइस पर एक गिवन टाइम पर, एक गिवन प्राइस पर हम इसके 5 यूनिट्स को लेने का डिमांड कर देते हैं। यही हमारा 5 यूनिट्स जो है क्वांटिटी डिमांडेड कहलाता है, यही हमारा डिमांड कहलाता है। यहां पर कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान देंगे कि यहां पर हम लोग लिखते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या है। हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ अन्य बातें समान रहने की स्थिति में। सर कौन सी बातें समान स्थिति में रहने का मतलब, ये कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। राइट द मीनिंग ऑफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, या इसी को हम लोग लिखते हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो सर वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो सामान्य होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। तो ध्यान देंगे, अन्य बातें समान रहने की स्थिति जहां पर भी लिखी रहेगी उसका मतलब होता है, ठीक है, उसका मतलब जो है इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए सबसे पहली पॉइंट, कंज्यूमर्स इनकम शुड बी रिमेन कांस्टेंट। सबसे पहली बातें जो स्थिर होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि कंज्यूमर का जो इनकम है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी उपभोक्ता की जो आय है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई परिवर्तन होता है तो फिर वो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट नहीं मानी जाएगी। दूसरा पॉइंट, कंज्यूमर्स टेस्ट, नेचर, इटीसी शुड रिमेन कांस्टेंट। उपभोक्ता की जो रुचि है, उसकी जो स्वभाव है, उसका जो वस्तु के प्रति जो उसकी पसंद है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब में कुछ भी परिवर्तन होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में जो हम लोग पढ़ते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ठीक है, या रिमेन शुड बी कांस्टेंट, तो ये जो अन्य बातें जो समान स्थिति बोलते हैं ये नहीं हो पाएगी। उसमें कौन कौन सी बातें कांस्टेंट होनी चाहिए उसी को हम लोग देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट। प्राइस ऑफ रिलेटेड, ये रिलेटेड गुड्स क्या होता है, संबंधित वस्तु क्या। बहुत सारे गुड्स के टाइप्स होते हैं। अभी यहाँ पर जो रिलेटेड गुड्स का मतलब है, एक गुड्स का टाइप्स होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन सा गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थानापत्र वस्तु। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब होता है जिस गुड्स का एक वस्तु के प्लेस पे दूसरे गुड्स का हम यूज करते हैं। जैसे टी के जगह कॉफी का यूज करना, ठीक है, जैसे बॉल पेन के जगह जेल पेन का यूज करना, ठीक है। तो ये जो हमारा है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। तो कहता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो प्राइस है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, कंज्यूमर्स रिमेन अननोन विथ ए न्यू सब्स्टिट्यूट। कोई भी उपभोक्ता जो है उस उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के स्थानापत्र वस्तु का, किसी नए स्थानापत्र वस्तु का ज्ञान नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लो जिस समय आप डिमांड कर रहे थे उस समय आप नहीं जान रहे थे, डिमांड करने गए, जान गए, तो आप हो सकता है उसके डिमांड में चेंजेस कर दोगे। तो कहता है कि कंज्यूमर्स का, उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के स्थानापत्र, नए स्थानापत्र वस्तु का ज्ञान नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस चेंजेस इन फ्यूचर। भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। यानी जब कोई भी कंज्यूमर गुड्स का डिमांड कर रहा है तो उस समय
उस गुड्स का फ्यूचर में जाकर, भविष्य में जाकर उसकी कीमत में चेंजेस किसी प्रकार का हो, ऐसा पॉसिबिलिटी ना हो। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होगी तो डिमांड चेंज हो जाएंगे। तो कहता है वहां पर ये सभी पांच के पांच यदि एलिमेंट्स हमारे कांस्टेंट होते हैं, ये पांच के पांच कांस्टेंट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, तभी हम अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट कहेंगे। तो ये टॉपिक हमारे कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी बातें सामान्य होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में आप जब भी पढ़ोगे तो ये लाइन का यूज बार बार हम लोग करते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने की स्थिति में। तो आप याद रखिए कौन कौन सी बातें कांस्टेंट होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिमांड फंक्शन। ये डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ ए गुड्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। किसी गुड्स का डिमांड और उस गुड्स के डिमांड करने में लगने वाला जो फैक्टर अफेक्ट करता उनके बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसी को हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। नाम से भी स्पष्ट है, डिमांड मतलब मांग और फंक्शन मतलब डिमांड को करने में जो फंक्शन वर्क करते हैं। हिंदी में इसको मांग फलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वस्तु की मांग और इसे प्रभावित करने वाले घटक, यानी वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाले जो घटक हैं उनके बीच जो फलनात्मक संबंध होता है उसी को हम मांग फलन यानी कि डिमांड फंक्शन कहते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि डिमांड फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, कैसे किसी भी कमोडिटीज के डिमांड को डिटरमाइन हम करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पहले अब हम लोग देखते हैं कि डिमांड फंक्शन के दो टाइप्स। फर्स्ट हमारा हो जाता है इंडिविजुअल डिमांड। क्या हो जाता है? पहला इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत मांग। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर गुड्स एंड फैक्टर डिटरमाइनिंग इट फॉर ए कंज्यूमर। अब ध्यान दीजिए, इसमें बस एक चीज ध्यान रखना, एक कंज्यूमर जब किसी गुड्स के डिमांड को करता है ना, जब कोई एक कंज्यूमर किसी गुड्स का जितना क्वांटिटी का डिमांड करता है तो उस कमोडिटीज का डिमांड और उस कमोडिटीज के डिमांड करने वक्त जो फैक्टर उस डिमांड को क्या करता है? रिलेट अफेक्टिंग करता है। यानी जब कोई एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए वस्तु की मांग और उसके विभिन्न निर्धारक तत्व, जिस निर्धारक तत्व के हेल्प से उस वस्तु के मांग को क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है, उसके बीच के संबंध को ही हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर को किसी कमोडिटीज के डिमांड करने वक्त वो फैक्टर अफेक्ट करता है। उसके लिए ये एक आपके सामने दिया हुआ, इसको आप समझिए। जब डी का मतलब डिमांड, एक्स का मतलब कोई कंज्यूमर, जिस भी कंज्यूमर का आप डिमांड कर रहे हो उसको कौन कौन सा फंक्शन यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करता है। पहले प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, जिस गुड्स को ले रहे हो उसका प्राइस। दूसरा पीआर का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब कि जिस कमोडिटीज को ले रहे हो उसका जो रिलेटेड गुड्स है, रिलेटेड गुड्स हम बताइए सब्स्टिट्यूट गुड्स या उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो उस कमोडिटीज से रिलेटेड जो रिलेटेड गुड्स होते हैं उसकी प्राइस। वाई इनकम को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? इनकम को। तो इनकम को भी देखता है, इनकम के अकॉर्डिंग ही तो कंज्यूमर डिमांड करता है। टेस्ट का मतलब उस कमोडिटीज को जो ले रहा है उसके प्रति कंज्यूमर का टेस्ट कितना है, टेस्ट पे भी ध्यान रखना। और एफ का मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। जब कंज्यूमर किसी कमोडिटीज को ले रहा है तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन उस कमोडिटी से रिलेटेड क्या है, कंज्यूमर को क्या लग रहा है कि फ्यूचर में इसका प्राइस क्या होने वाला है। तो ये सभी ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी कंज्यूमर को किसी कमोडिटीज के डिमांड को करने वक्त या डिमांड को बताने वक्त ये सभी फैक्टर जो होते हैं उसको अफेक्ट करता है। और इन सब के हेल्प से ही किसी कमोडिटीज के डिमांड को क्या किया जाता है? डिटरमाइन करते हैं। तो आप याद रखेंगे पीएक्स, प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई बराबर इनकम, टी फॉर टेस्ट, एफ फॉर
फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, ये हमारा हुआ इंडिविजुअल डिमांड। अब दूसरा हम देखते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल में एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और मार्केट में ओवरऑल सारे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो कहते हैं कि मार्केट डिमांड फंक्शन एक्सप्रेस रिलेशनशिप, ये किसके रिलेशन को बताता है? तो मार्केट डिमांड पूरे इंडिविजुअल, अब एक पर्सन का जब बात करते हैं तो इंडिविजुअल, जब पूरे मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट डिमांड। तो जब मार्केट में किसी कमोडिटीज का ओवरऑल डिमांड, किसी गुड्स का डिटरमाइन फिक्स करते हैं, तो मार्केट का डिमांड और मार्केट को वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एलिमेंट्स मार्केट की डिमांड को फिक्स करने वक्त, उसे डिटरमाइन करने वक्त इफेक्ट करता है। बाजार मांग फलन कहता है कि बाजार में किसी भी वस्तु की जो मांग होती है उसको डिटरमाइन करने वक्त वस्तु की जो टोटल मांग और वस्तु का जो निर्धारक तत्व है जिसके मदद से हम वस्तु के मांग, किसी भी कमोडिटी का जो मार्केट डिमांड होता है उसको फिक्स जब करते हैं तो उसके संबंध को ही हम क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड फंक्शन बोलते हैं। जैसे इसके लिए इन चीजों को आपको याद रखना होगा। मार्केट में जब किसी कमोडिटीज का डिमांड क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसे इफेक्ट करता है? पहली बात, जिस कमोडिटीज को लेने जा रहे हो उसका प्राइस उसको इफेक्ट करता है, प्राइस ज्यादा है, कम है, कितना है। दूसरा, उसे जो रिलेटेड गुड्स है, यानी उसका जो रिलेटेड सब्स्टिट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, अभी हम आगे देखेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, तो उससे जो रिलेटेड गुड्स है उसकी प्राइस क्या है? वाई बराबर कंज्यूमर का, सारे मार्केट में कंज्यूमर का डिमांड, वाई इनकम क्या है? टी सारे कंज्यूमर का उस कमोडिटी के प्रति टेस्ट क्या है? ई का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर, उस कमोडिटीज को लेने वाला टोटल कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन तुम कितना करते हो कि वो कमोडिटीज का डिमांड कितने कंज्यूमर करेंगे। पी टोटल पॉपुलेशन वहां हमारे मार्केट का क्या है, टोटल कंज्यूमर कितना है। और वाई डी इनकम, वाई से इनकम और डी से डिस्ट्रीब्यूशन, हर कंज्यूमर अपने इनकम का कितना पार्ट उस कमोडिटीज को लेने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाई डी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम इसका फुल फॉर्म आपको लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब हम इसको अभी पॉइंट को लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं डी एक्स। डी का मतलब डिमांड, कौन से गुड्स का, जिस गुड्स को तुम ले रहे हो, डिमांड फॉर गुड्स समझ लो, जिस गुड्स को तुम लेने जा रहे हो, जिस वस्तु को लेने जा रहे हो। पी एक्स प्राइस ऑफ गुड्स, जिस गुड्स को लेने जा रहे हो उस गुड्स का प्राइस। पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। वाई बराबर इनकम, ठीक है। टी फॉर टेस्ट। एफ का मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद उधर चलिए ई, वहां पे एक नया आ गया ई का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। पी का मतलब टोटल पॉपुलेशन। और लास्ट वाई डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, किसी भी मार्केट में किसी भी कमोडिटीज को जब डिटरमाइन करते हो तो इंडिविजुअल में ये सारे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, और मार्केट की जब हम बात करते हैं तो मार्केट में ये सभी फैक्टर हैं जो किसी कमोडिटीज के मार्केट डिमांड को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ये सभी फैक्टर के ही हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी कमोडिटीज को डिटरमाइन करते हैं। तो आज की क्लास में हम डिमांड में यहीं पे छोड़ देते हैं। आज हमने क्या क्या देखा कि डिमांड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से 5 एलिमेंट्स मौजूद थे। तीसरा पॉइंट हमने देखा
कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर कांस्टेंट होने चाहिए। फोर्थ हमने देखा डिमांड शेड्यूल क्या होता है, और डिमांड शेड्यूल के जो दो टाइप्स हैं, इंडिविजुअल एंड मार्केट, उसको समझे। तो नेक्स्ट क्लास डिमांड चैप्टर हमारा बड़ा है, इसमें हम लोग इसके बाद 2 क्लास और लगाएंगे। तो आज आप लोग इस क्लास को, इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो हमें कमेंट के द्वारा बताएंगे, और नेक्स्ट हम वीडियो डालें, इसकी जानकारी आपको मिले, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसके। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड लोगों के भी शेयर करें, जिससे वो भी इस क्लासों का ये हेल्प से पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है, तो आज आप इन सभी क्लासों को जो बताया गया आज के क्लास में, इसको देखें।